सभी को नमस्कार। 2026 नए वर्ष पर आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 पर। लगभग 2 साल के बाद मैं फिर आपके साथ में मैं प्रस्तुत हूँ और इस बार थोड़ा मानस ये किया है कि गणित का जो हो सब्जेक्ट है थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे हिसाब से। वैसे होना नहीं चाहिए। स्लो का एक कारण ये हो सकता है कि इस बार जो परीक्षाएं हैं 1 महीने पहले हो रही हैं, तो हमें समय इतना कम मिला है। तो मैंने भी है कमर कसी है कि क्यों न हम विद्यार्थियों का सहयोग पुनः करें, जिससे विद्यार्थी अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। तो मेरा सभी शिक्षकों से, अभिभावकों से और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल पर आए और देखें और अपनी जो गणितीय समस्या है कक्षा 10 की उनका निराकरण करें। हो सकता है कि कहीं आपके पास में भी कुछ अच्छे अनुभव हो तो आप कमेंट के रूप में मुझे बताइए। मेरे साथ आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक अंक में दिलवाने का कोशिश करूँगा। मेरी ये प्रयास रहेगा कि आपको प्रत्येक जो चैप्टर हैं उसकी जो गणित की अवधारणा है उसका मैं बारीकी से अवलोकन कराऊँ। मैं केवल रिवीजन में केवल प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत नहीं करूँगा। मैं रिवीजन में उस चैप्टर के एक से एक अवधारणा का अवलोकन करूँगा और अवलोकन के साथ में आपको बताऊँगा कि उस अवधारणा से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार उन प्रश्नों का जवाब देना है, जिससे हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो सीरीज़ सफल होगी, आप लोगों को भी है बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम चलते हैं। आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या उसको शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने के साथ में हमें ये जानना आवश्यक होता है कि उस चैप्टर का जो है ब्लूप्रिंट क्या है। तो हमें ब्लूप्रिंट भी जानना है क्योंकि परीक्षाएं हैं सर पर 1 महीने के बाद में। तो परीक्षा की दृष्टि से भी हम इसमें देखेंगे कि हमें कैसे प्रश्नों का अवलोकन करना है, किस प्रकार के प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो हम बिना विलंब किए ब्लूप्रिंट की ओर देखें तो कुल 4 अंकों का जो अंक भार है यहाँ रहने वाला है। 4 अंकों का अंक भार यहाँ रहने वाला है। तो कुल 4 अंक के प्रश्न है वो आएंगे और प्रश्न कैसे होंगे उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन, जिनके मल्टीपल चॉइस हम कह सकते हैं, एमसीक्यूज कहते हैं, वो 2 प्रश्न आएंगे और दोनों ही एक एक अंक के होंगे। तो टोटल अंक भार हो गया इसका 2। और 2 अति लघु उत्तरात्मक यानी एक अंक के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 प्रश्न आएंगे, उनका भी 2 अंक हो गया। टोटल 4 प्रश्न आने वाले और 4 अंक के होंगे। तो ये तो था ब्लूप्रिंट। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देने योग्य है कि यहाँ एक प्रश्न सूत्र आधारित भी होगा। ज्ञान की अवधारणा पर आधारित प्रश्न है तो सूत्र आधारित भी प्रश्न होगा। तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी सूत्र हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। या हम बात करें कि ज्ञान से संबंधित किसी पुस्तक का नाम, किसी गणितज्ञ का नाम, वो आपको याद रखना है। तो निश्चित रूप से वो परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, जो गिनती के योग्य काम आती है। 1 2 3 4 5 की साहब गुरुजी की आप सबसे पहले प्राकृत संख्याओं से कैसे शुरू कर लिया। हम तो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमने ये बात कही थी कि हम जो गणित की जो इस चैप्टर की प्रत्येक चैप्टर की जो बारीकियों का हम अध्ययन करते जाएंगे और बारीकियों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और उससे हमें अवधारणा समझने में सहायता मिलेगी। तो उसका भी अभी पता चल जाएगा हम प्राकृत संख्या हमने कैसे लिखी। तो प्राकृत संख्या हमारे यहाँ सामने दिख रही है। अब हम यहाँ से देखेंगे 2 और तरह की संख्या होती है। एक होती है भाज्य संख्या और दूसरी होती है अभाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्या। अब भाज्य अभाज्य संख्याएँ क्या होती है? तो ऐसी संख्याएँ जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा, खुद और एक के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ अभाज्य संख्या हम देख रहे हैं। दूसरा भाज्य संख्या क्या होती है? इसका उल्टा।
कि ऐसी संख्या है जिनमें खुद के अलावा, एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। खुद का तो खुद में सभी में जाता ही है और एक का सभी में जाता है, तो इन दोनों को छोड़ें और तीसरी संख्या का अगर भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है, अन्यथा अभाज्य। तो अब यहाँ प्राकृत संख्या में हम देखें, सबसे पहले एक को न तो भाज्य रखा गया है और न ही अभाज्य रखा गया है, तो एक है वो भाज्य और अभाज्य दोनों की सीरीज से बाहर हो गया। अब हम बात करें एक के बाद में कौन आया, दो। क्या दो भाज्य हैं या अभाज्य? हम देखते हैं दो से पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो इसमें किस में भाग जाएगा? भाग जाएगा नहीं, इसलिए दो क्या हो गई? अपनी अभाज्य संख्या होगी। ये दो अभाज्य संख्या हो गई। आगे हम देखें तीन, तीन भी क्या है? तीन से पहले देखो दो आ रहा है केवल, और दो का तीन में भाग जाता नहीं है, इसलिए तीन भी क्या हो गई? अभाज्य होगी। आगे देखते हैं चार, चार से पहले देखो दो और तीन आ रहे, तो चार में दो का जाता है भाग, इसलिए चार क्या हो गई? भाज्य होगी। पाँच, पाँच में इससे पहले वाले किसी वाली संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए पाँच क्या है? अभाज्य है। छः, छः में देखो इससे पहले आ रही है दो और तीन का भाग जाता है, इसलिए छः क्या है? छः भाज्य संख्या है। सात, सात में इससे पहले वाली किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए सात क्या हो गई? सात हो गई अभाज्य संख्या। आठ, आठ में दो का भाग जाता है, चार का भाग जाता है, इसलिए आठ क्या हो गई? भाज्य। नौ, नौ देखिए, नौ पर अपना ध्यान विशेष होना चाहिए। नौ, अब एक हम चर्चा चलें कि दो आया अभाज्य में, फिर तीन आ गया, फिर पाँच आ गया, सात आ गया, तो नौ आना चाहिए? नहीं, नौ अभाज्य संख्या नहीं है, नौ भाज्य है, क्योंकि नौ में तीन का भाग जाता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखें नौ भाज्य संख्या है। तो हमारा उद्देश्य केवल यही था कि आपको ये बताएं कि कौन कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। इसके बाद में भी हम बातें देखें कि 10 भाज्य हैं, 11 अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या अगर बात हम करें 13, 17, 19, 23, 29, ये अभाज्य संख्या, 31, 37, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है। आपको अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए आपको। तो ये हमने केवल इस प्राकृत संख्या इसीलिए लिखी ताकि आपकी जो अवधारणा मजबूत हो सके कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। और भाज्य अभाज्य का इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि हमारा जो सारा ही चैप्टर है वो भाज्य अभाज्य पर ही आधारित है। आगे हम देखते हैं अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हम समझें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं, प्रत्येक जो भाज्य संख्या अभी हमने पढ़ा भाज्य संख्या क्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उनको किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 10 है तो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और ये 2 और 5 दोनों ही क्या है? 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तथा ये गुणनखंडन है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी अब हमें ये नहीं देखना है कि 2 पहले आ रहा है या 5 पहले आ रहा है, हम 10 को 5 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, तो उसमें एक क्रम का कोई रोल नहीं है। आंसर जो आएगा वो यूनिक होगा, यानी एक ही होगा, चाहे वो 2 का भाग पहले दिया हो चाहे 5 का भाग पहले दिया हो। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारे पास यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण लिया हमारा है, उदाहरण है 30 का। हम 30 का एक उदाहरण लेकर चले तो उसको हम देखें, समझे, थोड़ा प्रयास करें कि 30 में अगर जब हम भाग दें तो पहले हम 2 का भाग देते हैं। जैसे हमने 30 का अगर हमने या भाज्य गुण कर ऐसे करते हैं ये भाग विधि से, तो हम पहले 2 का भाग देते हैं, भाग गया 15 बार, फिर 2 का भाग दिया, भाग गया 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 5 बार, और फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। तो कोई ज़रूरी नहीं हम यही तरीका काम लें, हम तरीका ये भी काम ले सकते हैं कि साथ 30 है, इसमें हम सबसे पहले 5 का ही भाग दे दें, तो 5 का भाग गया 6 बार। अब 6 आसान हो गया, 6 में हम 2 का भाग दे सकते हैं 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, तरीका ये भी हो गया। हम चाहेंगे सब 30 में आए, 30 तो 3 के पाड़े में आता है, तो 3 का पाड़े पहले भाग दें, तो 3 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। हमने तीनों तरीकों से हमने बहुत सारे तरीके लगाए, हमने ये देखा कि हम जो अभाज्य संख्या है उस भाग देने का क्रम यानी अलग अलग चेंज कर दिया, परंतु जो आंसर आया
उसमें हम देखें तो आंसर में सभी जगह क्या आया, देखो ये सारा जो आंसर है उसको जब गुणा के रूप में लिखेंगे तो वो सेम है। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को हम है बराबर लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 2, ये सारे क्या बराबर यूनिक आंसर है। यानी 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने जो क्रम चेंज कर दिया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें है किसी जो भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। पहली बात तो ये, तो यहाँ से एक बात समझनी वाली, जो 2 बात समझनी है कि पहली बात कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 30 है, उसको हमने 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तीनों ही अंक 2 3 5 ये तीनों ही अभाज्य हैं, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि ये जो गुणनखंड आएगा वो उसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। क्रम कोई अगर क्रम चेंज हो गया, जैसे ये चेंज हो गया क्रम, परंतु उत्तर वही है, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्रम चेंज हो सकता है, उत्तर सेम ही है। तो यही गणित की आधारभूत प्रमेय। अब यहाँ परीक्षा से संबंधित बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आएगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये लिखिए। हो सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये भी आ जाए, परंतु एबीसीडी वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज एबीसीडी वाले क्वेश्चन, वहाँ पर है ये प्रश्न आ सकता है कि आपके जो ये गणित की आधारभूत प्रमेय ये लिखी हुई होगी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये कौन सी प्रमेय है, वहाँ आंसर होगा, ऑप्शन होंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय। तो आपको उनमें से चुनना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। आगे हम चलते हैं कि जो अंकगणित के हमें यहाँ इस चैप्टर में 2 प्रसिद्ध गणितज्ञों का है उल्लेख किया गया है, और उसमें से पहला जो नाम है वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। पहला नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये इनका जो उपनाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है। गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा गया है। तो प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किस गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसको याद रखना है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इनका जो उपनाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखें दूसरा जो अंकगणित का प्रसिद्ध गणितज्ञ था वो था यूक्लिड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एलिमेंट्स। इनकी पुस्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल फ्रेडरिक का उपनाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यूक्लिड की पुस्तक का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन। अब हमने जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है पढ़ ली कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, वो देख लिया हमने। अब उसका उपयोग कहाँ होता है हम देखेंगे, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम 5 तरह के उपयोग है यहाँ से इसमें के पढ़ेंगे, और उनके कुछ क्वेश्चन आपको भी करवाएंगे और आपसे हैं मैं यहाँ आपको करके भी दिखाऊंगा, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा कि आप घर पे उनका अभ्यास भी करें। सबसे पहले जो उस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग की बात करें तो वो है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिखना। जैसे कि उसे प्रमेय में लिखा ही था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सी जानकारी दे दें कि कैसे लिखें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कहा था कि हम एक एक बारीकी का अध्ययन करेंगे। तो बारीकी का अध्ययन करने के लिए हमें चाहिए कि भाजकता के नियम, जब भाग दे रहे हैं गुणनखंड ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड, तो हमें भाजकता के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे साथ में बड़े थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का विषय नहीं है, फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। 2 से भाज्य होने का, 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसका क्या नियम है। किसी संख्या, यदि कोई संख्या सम है, सम होने का मतलब क्या होता है, इकाई अंक क्या होगा, 0 2 4 6 8 हैं, 0 2 4 6 8 है, तो वो सम है, वो 2 से विभाज्य होगी, उसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं उसको देख कर ही। जैसे 6,
इकाई अंक 6 आ गया, इकाई अंक 0 है या इकाई अंक 4 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। बिना किसी संकोच के हम 2 का भाग दे सकते हैं। अगर ये आ जाए 4 3 2 1 7, तो यहाँ इकाई अंक 7 है, तो हम यहाँ भाग नहीं देंगे क्योंकि इकाई अंक 7 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का हम ट्राई क्यों करें। भाजकता के नियमों की जानकारी इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि यहाँ 2 का भाग देना ही है, या 3 का देना है, या 5 का देना है, या 7 का, या 9 का, 11। तो यहाँ जहाँ भाग जिस संख्या का देना है उसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, वरना हम ये इस बड़ी संख्या में 2 का भाग देने पर अंत में पता चलेगी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तब क्या करें। तब उस स्थिति के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं कि किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है। 3 से विभाज्य होने यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ लें, उनका योग कर लें, और उस योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या है 43,215, इसके सारे अंकों को हमने जोड़ लिया, 4 3 7 7 2 9 10 और 5 15, यानी अंकों का योग हो गया 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए हम कहेंगे इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कि अब हमारा जो ऑप्शन था कि ये इकाई अंक 5 है तो 2 का तो भाग जाएंगे नहीं, हम ट्राई करेंगे किसका, 3 का। तो 3 का ट्राई करने से पहले हम देखेंगे अंकों का जोड़कर कि उसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, जाता है तो 3 का भाग जाएगा। और यहाँ हमें 43,215 में 3 का भाग देने लगे तो उसमें हमारा 1-2 मिनट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही अंकों का योग में भाग देकर देख लेंगे। ये क्विक प्रक्रिया है, तो इससे आप रूबरू होने चाहिए। अगला हम देखें कि 5 से भाज्य होने का नियम। 5 से भाज्य होने का नियम क्या है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है तो वह 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से विभाज्य होने का तो बड़ा सरल है, जैसे यहाँ 5 आ गया, इकाई अंक यहाँ 0 आ गया। 5 का हम पहाड़ा देखें, 5 10 15 20 25 30, यहाँ देखें इकाई अंक या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 है उसमें 5 का निश्चित रूप से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं 11 से विभाज्य होने का नियम। 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि हम दाएं से संख्या के जो सम स्थान है उनके योग में विषम स्थान के योग का भाग को घटा दें, या विषम स्थानों में से सम स्थानों को भी घटा दें तो भी चलेगा। घटाने पर अगर शेष 0 रह जाए या शेष में 11 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। जैसे ये संख्या आ गई 50,435, तो हम यहाँ बाएं से देखें, इकाई अंक विषम स्थान ये रहे, इनको हमने जोड़ लिया और सम स्थान इनको जोड़ लिया, तो विषम स्थान का कितने हो गए, ये हो गए 14, और सम स्थानों के योग हो गया 3। 14 में से 3 गए, बच गया 11, यानी 11 से विभाज्य। तो इसका मतलब है इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। अगला हम देखें 7 से विभाज्य होने का नियम। 7 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि संख्या के इकाई अंक का दुगुना कर दे। उस संख्या के इकाई अंक को क्या करें, दुगुना कर दें, और इकाई अंक को छोड़कर जो बाकी संख्या बची है उसमें से घटा दें, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें से अगर 7 का भाग जाता है तो मूल संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे 315, अब 315 में हमें मालूम नहीं है कि 7 का भाग जाएगा नहीं, क्यों 7 का टेबल हम बोले तो 7 × 70 मैक्सिमम होता है, तब इसमें 7 का भाग जाता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है 5, उसका हमने कर दिया डबल, और बाकी संख्या कितनी बच गई 31। तो 31 में से 10 गया, कितना रह गया 21, तो 21 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये 315 में भी 7 का भाग जाएगा। ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं कि 679, तो उसमें हम देखें इकाई अंक है 9, बाकी संख्या बच गई 67, और 9 का कर दिया डबल 18, 67 में से 18 गया, कितने बच गए 49, 49, और 49 7 से विभाज्य, इसलिए 679 भी 7 से विभाज्य हैं। ये तो विद्यार्थियों और भाजकता के नियम हो गए। अब आपको क्या करना है, अब हम आते हैं मूल पर कि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखें। यहाँ हम 2 तरीके बताएंगे, जहाँ एक जो सामान्य तरीका वो चलता है, दूसरा एक स्मार्ट तरीका जिसमें आप स्मार्ट सोच से भी आंसर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, देख जो उदाहरण बना हम लेके चल रहे हो कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड यानी संख्या जो गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे वो अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य क्यों, कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद 9 नहीं है अभाज्य, 7 के बाद में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इनके गुणनफल के रूप में ही लिखना है। तो यहाँ हम देखें 140,
140 को हमने लिया है, तो 140 में हम देखें सबसे पहले कि इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देने मतलब आधा करना है, और आधा तो जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो आधा करते थे, किस लिए करते थे, जैसे 140 है तो 140, 100 मतलब 100, 100 का आधा 50, 40 का आधा 20, 50 20 70, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास में कला होनी चाहिए, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सोचने, दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। फिर 70 का इकाई अंक 0 है तो 2 का और भाग जाएगा, 70 का आधा 35, 35 से 5 के पाड़े में आता है, यहाँ के ऐसा 3 का भाग दें या नहीं दे, 35 देखो 3 और 5 8 हो गया, 8 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो इसमें भी 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 का दे दिया, और 5 का भाग 7 बार गया, और 7 का 7 में 1 बार। अब यहाँ इकाई अंक 5 आ गया, तो हमें ये देख ही लेना है कि निश्चित रूप से अगर इकाई अंक 5 आया है तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा, वहाँ अन्य ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो हमारे जो भाग आए थे ये, इन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ गया। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ अगर हम स्मार्ट तरीके से सोचें, तो स्मार्ट तरीके से कैसे सोचें कि भाई हम जानते हैं कि 140 में लास्ट का अंक क्या है, 0 है, तो 10 का भाग जाता है, तो हम 10 का दे देते, 10 कह देते हैं कि अब 10 तो अभाज्य है नहीं, तो हम क्या करें, तो देखे जाएंगे, आगे देखते हैं क्या, थोड़ा स्मार्ट सोचें। 10 का भाग दिया, 10 का भाग गया 14 बार, 14 में फिर देखो 2 का भाग बड़ा आसान हो गया 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। हम इसको यहाँ लिख दिया 10, 140 बराबर 10 गुणा 2 गुणा 7, ये हो गया। अब यहाँ हम कि ये तो अभाज्य नहीं, तो इस 10 को तो हम लिख ही सकते हैं, 10 का अभाज्य गुण क्या होता है, 2 गुणा 5, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो हमने यहाँ 10 की जगह 2 गुणा 5 लिख दिया, बाकी 2 और 7 थे ही। अभी वापस इसको क्रम को व्यवस्थित कर दिया कि ये 2 कितने बार आए हैं, 2 बार, 5 1 बार और 7, ये लो 140। तो यहाँ कुछ कई बार स्मार्ट तरीके से भी हम सोच कर भी है आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं बड़ी संख्या का भाग देकर। तो उसके लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि ये 10 है, कि अगर हम 10 का भाग दे रहे हैं, तो यदि हम 10 का भाग दे रहे हैं तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, ठीक है। अगर हम 15 का भाग दे रहे हैं तो 15 के अभाज्य गुण होते हैं 3 गुणा 5। 20 का हम भाग दे रहे हैं जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो 2 गुणा 5, ये 20 के होते हैं। ऐसे हम छोटी छोटी संख्या का भाग देकर जो भाज्य नहीं अभाज्य नहीं है उनका भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं, और फिर उनको अभाज्य में बदल सकते हैं। तो ये स्मार्ट तरीका हो सकता है। अब यहाँ आपके लिए अभ्यास के लिए मैंने एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ आ रहा है 5005। अब 5005 का इकाई अंक 5 है तो निश्चित रूप से 5 का भाग जाता है, 5 का भाग 1 बार, बाकी 2 जीरो आ रहे हैं तो सीधे 2 जीरो उतर गए, और फिर 5 उतारा तो 5 का भाग 5 बार 1 बार, तो 1001 आ गया। अब 1001 में किसका भाग जाता है, हमारे सामने बड़ी संख्या आ गई, समस्या आ गई, तो हम इसको कैसे हल करें। तो हमने पढ़ा था कि 2 का जाता नहीं है, 3 का देखें, 2 का जाता नहीं है क्यों, विषम है। 3 का देखें, इकाई अंकों जो अंकों का योग केवल 2 ही है, 3 का भाग जाता नहीं है। हम 5 का इकाई अंक 0 और 5 नहीं है, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखें तो 7 का देखें तो 7 क्या था कि अंतिम वाले अंक को छोड़ का डबल कर लो, तो अंतिम का डबल गया 2, और 100 में से 2 घटा लिए तो गया 98, और 98 में 7 का भाग है जाता है। तो इसमें संख्या में भी भाग जाएगा 7 का, तो हमने यहाँ 7 का भाग दे दिया। 10 में गया 1 बार, 7 एकम 7, बाकी बच गए 3, उतार लिया 0 तो हो गए 30, और 30 में 7 का भाग गया 4 बार, 7 चौक 28, और बाकी बच गया 2, और उतार लिया 1, और इसमें भाग गया 7 3 21, तो 143 बार गया। अब 143 में किसका भाग जाता है, अब 7 का भाग फिर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद 11 का ट्राई करेंगे, तो 143 में 11 का भाग 13 बार गया, और 13 का भाग 13 में एक ही बार जाता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम 5005 को 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं। ये किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना व्यक्त हो गया। अब जब हम यहाँ अभाज्य संख्याओं के जो भाग विधि से ये गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो हमारे सामने दुविधा रहती है हम क्या करें। तो हमारे सामने दुविधा रहती है कि अब 5 का भाग दे तो कैसे दे दें सीधा, तो कोई ज़रूरी नहीं, आपको रफ में है सीधा ही ऐसा 5005 लिख कर भाग दे दीजिएगा।
तो क्या फ़र्क पड़ता है, फटाफट काम हो जाएगा। हम इसमें सोचते रहेंगे कि 5 में कैसे भाग दें, यहाँ भाग देना बड़ा टेढ़ा होता है। हमें साइड में रफ में या पीछे वहाँ पर फटाफट एक भाग का चिन्ह बनाया, उसमें भाजक लिख के भाग देने वाले का लिख के आंसर निकालेंगे, बड़ा इजी काम हो जाएगा। तो ये हमें भाग की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। आपके लिए उदाहरण हमने 3 उदाहरण लेके और आ रहे हैं, इनका अभ्यास आपको खुद को करना है। पहला है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उनको गुणनफल के रूप में लिखना है, 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये काम आपको करना है, ये अभ्यास आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और यहाँ से एक प्रश्न 1 नंबर का बनता है। आगे हम बात करें कि जो दूसरा अनुप्रयोग क्या है, तो दूसरा अनुप्रयोग की बात करें तो दूसरा अनुप्रयोग है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहली बात कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को हम हिंदी में मैं से भी लिख सकते हैं, मैं से लिखा हुआ भी आ सकता है, और इसका जो पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक होता है। और ये होता है क्या है, ये होता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातीय पदों का गुणा, कि जो उभयनिष्ठ हैं वही लेना है, और उन उभयनिष्ठों में जिसकी घात सबसे कम है वही पद लेने हैं और उनको आपस में गुणा करना है। दूसरा कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है, जिसको हम ले से भी कहते हैं, और नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। वो समापवर्तक था, ये समापवर्त्य हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और एलसीएम होता क्या है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घातीय पदों का गुणा, कि यहाँ हमें एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो कॉमन है या नहीं। कॉमन है उनको तो अलग लिख लेंगे, और फिर जो बच गए उन सारों को ही लिखेंगे, और कॉमन है उनकी भी मैक्सिमम घात लेंगे। तो इनको हम समझेंगे कैसे इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि का ये चिन्ह बनाया और फटाफट हमने क्या निकालिए, इनके लघुत्तम समापवर्ती इनके अभाज्य गुण को निकाले। 12 में 2 का भाग जा रहा है, 6 बार 6 में 2 का भाग जा रहा है, 3 बार 3 में 1 का भाग है, और 3 में 3 का भाग 1 बार गया। यहाँ 15 में 3 का भाग गया 5 बार, और फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार, 7 में फिर 7 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार हम देखेंगे इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। 12 को क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ हम देखें इसको घातीय पदों में कैसे लिखें। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आया तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार आए, 3 की घात 1। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5, दोनों एक एक बार आए तो घातीय पदों में लिख दिया, एक एक घात लगा दी। 21 का है 3 गुणा 7, दोनों एक एक बार आए तो दोनों की घात एक एक लगा दी। अब एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था कि जो उभयनिष्ठ है उनकी घातों का न्यूनतम घात वाले पद। तो हम यहाँ देखें किसी एक को पकड़ेंगे, 3 है, यहाँ सारों को नहीं देखें, किसी एक का पकड़ लेंगे। ये ले हमने इसको एक को पकड़े, क्या ये 2 सब में आ रहा है, क्या 2 इनमें नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, 2 आएगा नहीं। 3 देखेंगे क्या 3 सब में आ रहा है, क्या 3 बिल्कुल सब में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। और इनकी सबसे न्यूनतम घात क्या है, 1, सब में एक एक ही है। और अगर कहीं 2 होती तो भी हमें 1 ही लेकर चलते, क्योंकि सब जगह 2 नहीं है, न्यूनतम घात वाला ही लेना है। तो यहाँ 3 की घात 1 है, कॉमन है, और 3 की घात 1 का मतलब 3। ये हो गया एचसीएफ। अब हम बात करें एलसीएम निकालें, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो जितने भी आए हैं फैक्टर, उन सभी की अधिकतम घातों का है गुणनफल। तो हमने यहाँ देखा कौन कौन से आए हैं, तो यहाँ देखेंगे 2 आ रहा है, तो 2 आया तो हमने 2 लिख दिया। फिर 3 आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इनको लिख दिया। 5 आ रहा है, 5 भी लिख दिया। 7 आ रहा है, 7 भी लिख दिया। अब इनकी अधिकतम घात देखेंगे, 2 की सबसे बड़ी घात 2, तो वो भी हमने लिख दी। और फिर हमने देखा 3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1, 7 की अधिकतम घात 1। अब यहाँ हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे सबसे पहले हम देखें 2 की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, तो उसको 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4। फिर अगला 3 की 1 का 3, 5 की 1 का मतलब 1, 5 7 की 1 का मतलब 1।
इनको गुणा करेंगे, दो दो को गुणा करेंगे तो 4 को 3 से गुणा किया 12 और 5 को 7 से गुणा किया 35 और 12 और 35 को गुणा करेंगे 420। अगर हमारे पास में गुणनखंड के रूप में 4-5 अंक आ गए तो हम उनको दो दो का जोड़े बनाकर गुणा कर लेंगे तो इजी रहेगा। फिर एक एक हम गुणा करेंगे, पहले 2 को यहाँ की 4 को फिर 3 से गुणा किया 12, फिर 12 को 5 से गुणा किया 60, 60 को 7 से गुणा किया 7 संग 42 420। ये तरीका भी है, आसान तरीका ये भी रहेगा, तो इससे बड़ी जल्दी हो जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या करें, कि हमने देखा HCF जब हमने निकाला था तो हमने देखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ही वो ले लेंगे, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ ही नहीं तो HCF क्या होगा। तो यहाँ हमारे जो नोट है वो क्या है, यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो HCF 1 होगा। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो HCF क्या होगा 1, क्योंकि 1 को अगर हम कहीं गुणा में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो HCF 1 हो। और मान लो LCM की पूछेंगे, अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, उन सभी का गुणा, जितने भी गुणनखंड थे उन सभी का गुणा LCM हो जाएगा, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ तो थे ही नहीं, तो सारों के सारों को गुणा कर लो। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं, इनको आपको करना है, अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। 6 72 120, 26 और 91, 17 23 29। यहाँ एक आपको हिंट मैंने दी है कि सारे क्या है, अभाज्य हैं, तो अभाज्य हैं तो इनके गुणनखंड तो होंगे ही नहीं, गुणनखंड तो केवल भाज्यों के होते हैं, अभाज्यों के नहीं होते हैं। तो अभाज्य तो हमें ये भाग वाला ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 17 केवल 17 है, 23 का गुणनखंड 23 है और 29 का 29 है, तो ये हमें ये भाग विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है, और सारे अभाज्य हैं। तो HCF कितना होगा, मैंने अभी बताया था कि HCF होगा 1 और LCM क्या होगा, इन सभी का गुणा। चौथा 8 9 और 25, इनके भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM में ज्ञात करना है। तीसरा जो अनुप्रयोग हम बात करें कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का तीसरा उपयोग क्या है, कि अगर हमने दो संख्याओं का HCF और LCM हमने निकाला, कितनी संख्या होगा, केवल दो संख्या, दो से ज़्यादा का नहीं, दो संख्याओं का HCF और LCM निकाला, तो उनमें आपस में क्या संबंध है, उन दोनों संख्याओं और HCF और LCM में क्या संबंध है। तो संबंध यहाँ लिखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणा कर लो और उनके HCF और LCM का गुणा कर लो, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों संख्याओं का गुणा और उनके HCF और LCM का गुणा बराबर होंगे। इस विधि का प्रयोग करके हमें किसी भी चीज़ का, ये 4 पद हो गए, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, HCF 3 और LCM 4, ये 4 मान हो गए। 4 में से अगर 3 दिए हुए हैं तो चौथा हम इस सूत्र में मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो संख्या मान लो A और B दी हुई हैं तो हम क्या लिखेंगे, A गुणा B, पहली संख्या A गुणा दूसरी संख्या B, और HCF गुणा उनका LCM। HCF क्या लिखा है, A और A कोमा B का HCF और LCM A कोमा B का LCM। तो ये हो गया। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, ये एक सूत्र भी है, ये एक सूत्र भी है, ये सूत्र है परीक्षा में आ सकता है। मैंने कहा था कि बहुविकल्पी प्रश्नों में ज्ञान आधारित क्वेश्चन होगा और वो सूत्र आधारित होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ जो सूत्र बनता है वो सूत्र आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और मॉडल पेपर में है बोर्ड के, ये क्वेश्चन आ रखा है सूत्र वाला। तो हम यहाँ आगे एक उदाहरण समझेंगे। उदाहरण दे रखा है HCF 306 और 657, ये दो संख्या है 306 और 657, इनका HCF दे रखा है 9, यानी दो संख्याएं और एक HCF दे रखा है। तो चौथा जो मान है वो क्या हो, LCM वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा लिख दिया। तो HCF कितना था, 9 गुणा LCM लिख दिया। हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM के ये 9 गुणा में हो तो जाकर कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। 9 को 306 से काट दिया 34 बार, तो बच गया 34 गुणा 657, इनको आपस में गुणा किया, ये LCM आ गया। इसी प्रकार हमें HCF ज्ञात कर सकते हैं और LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको है 3 ये उदाहरण दे रखे हैं अभ्यास के लिए। पहला LCM 96 96 और 404 के LCM यहाँ दे रखा है 96 96, तो आपको HCF ज्ञात करना है।
दूसरा जो तीसरा उदाहरण दे रखा है आपको कि HCF दे रखा है 510 और 92 का जो HCF है वो कितना है 2। इन दो संख्याओं का HCF 2 दे रखा है, तो उनका LCM आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार 96 और 91 का 26 और 91 का जो LCM दे रखा है वो 182 है, तो इनका HCF आपको ज्ञात करना है। तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रश्न है परीक्षा में आने वाला ही है। ये मानकर चलिए कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनेंगे और ऐसा ही प्रश्न बनने वाला है। तो आप इसके हेतु तैयार रहिए। एक तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, और दूसरा HCF और LCM में संबंध क्या है, और तीसरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM कैसे ज्ञात करते हैं। तो 3 प्रश्न तो यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे बने हुए हैं। यहाँ एक हम जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय थी उसका एक छोटा सा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ जाता है, तो उसका भी हम देखेंगे अनुप्रयोग क्या है। तो ये अनुप्रयोग आपको देखना है। प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या an, यानी n प्राकृत संख्या है, मान लो कौन सी, जो घातीय पद के रूप में कोई पद a संख्या a है उसकी घात n है और n प्राकृत संख्या है, कि ये an है अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो ये घातीय पद है और घातीय पद में आधार है a और उसकी घात है n, n है घात है वो प्राकृत संख्या है, यानी उसका मान 1 से लेकर 1 से बड़ा होगा, न 0 होगा न माइनस में होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये अवधारणा है क्या, कि यदि कोई संख्या इकाई अंक शून्य पर समाप्त होती है, यदि किसी अंक का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक शून्य है, किसका शून्य हो जाता है, 10 है उसका इकाई अंक शून्य है, 20 है, 100 है इनका इकाई अंक शून्य है, 500 है, 4230 है इनका इकाई अंक क्या है, शून्य है। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। अगर लास्ट में इकाई अंक 1 0 है, इकाई अंक 0 है, तो निश्चित रूप से 10 का उसमें भाग जाएगा। और 10 का भाग जाने का मतलब क्या हुआ, 10 का भाग जाने मतलब क्या, 10 का भाग जाने मतलब 10 के अभाज्य गुण कर लिए तो 2 गुणा 5 होता है, 2 और 5 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10 होता है। तो उस 10 तो अभाज्य है नहीं, तो 10 को हमने क्या कर लिया, अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख दिया 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 5 का एक युग्म निश्चित रूप से गुणनखंड में होगा, ये ध्यान रखेंगे। यानी 10 गुणा 5 या उसके अनिवार्य गुणनखंड होंगे, एक जोड़े में केवल 2 इससे काम नहीं चलेगा, केवल 5 से काम नहीं चलेगा, 2 और 5 गुणनखंड में दोनों होने चाहिए। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो घातीय पद था उसका जो आधार हमने लिया था उसके हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, उसमें 2 और 5 का अगर कम से कम एक जोड़ा है, कम से कम एक जोड़ा है, भले 2 3 बार है और 5 एक बार हो तो भी कोई नहीं, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो वे शून्य अंक पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लो कि 40 आया, 40 का तो 4 गुणा 2 गुणा 5 आ गया 40, और 2 को गुणा लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो अब 40 है, अब इसका कितनी, उसकी घात कितनी कर दो, 40 की घात 1 कर दो तो 40, 40 की घात 2 कर दो, कितना हो गया, 2 0 4 16, 40 की घात 3 कर दो तो फिर 16 को 3 से गुणेंगे 6400, और 3 ट्रिपल 0 हो जाएंगे, सॉरी 6 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आते रहेंगे, और हर संख्या में हम देखें इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे देखेंगे, तो ऐसे प्रश्नों की हम जांच करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एक उदाहरण हम लेके आ रहे हैं, और उस उदाहरण को हम समझते हैं कि आंसर कैसे होगा। जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए, तो n की जगह m भी आ सकता है, p भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, और जो एक इंडिकेशन है 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त तो हो सकती है, इस बात की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है आधार में वो है 4 के हम अभाज्य गुण निकालेंगे, 4 के अभाज्य गुण होते हैं 2 गुणा 2, और यहाँ से हम देखेंगे 2 गुणा 2 में यहाँ से क्या स्पष्ट है कि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, यानी 2 गुणा 5 का एक न्यूनतम जोड़ा नहीं है, अतः 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हमें इतना ही करना है, हमें वहाँ उसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, और अभाज्य गुण में देखना है
कि उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 का जोड़ा है या नहीं है। अगर है तो शून्य अंक पर समाप्त हो सकती है, और नहीं है तो सीधा ही लिखना है कि वो शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। केवल ये इतना ही लिखना है। ये 4 लाइनों में इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक उदाहरण दे रखा है जो प्रश्नावली में प्रश्न भी है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या p के लिए 6 की घात p अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसा हमने पीछे किया था उसी के अनुसार आपको अभ्यास करना है, याद करना है। एक प्रश्न हम और देखेंगे कि संख्या 2 की घात 7, 5 की घात 3 और होल घात पूरी की घात है n, क्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है यदि n क्या है, प्राकृत है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ सद्य अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही लिखा गया है और घातांक भी दे रखे, या 2 की घात 7 है या 5 की घात 3 है। तो हम देखें 2 और 5 क्या है, उनका एक न्यूनतम जोड़ा है, यानी उनके गुणनखंडों में 2 और 5 2 गुणा 5 का जोड़ा विद्यमान है, और विद्यमान है तो हम सीधा ही लिखेंगे कि अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। एक और उदाहरण कि प्राकृत संख्या m के लिए 2 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 की घात 5 और 7 की घात 3 बटा 5 की घात 2 का होल m, होल घात कितनी m दे रखी है। ये m प्राकृत संख्या है। अब कह रहा है क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये आपको देखना है। यहाँ आपको देखना है कि क्या देखना है, ये 2 की घात 7 है और इसके गुणा में क्या 5 वाला पद है क्या, नहीं है। 5 वाला दिख तो रहा है, नीचे दिख रहा है, परंतु वो गुणा में नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपको एक हिंट है, आप इसका आंसर कीजिएगा। अब एक छोटा सा प्रमेय और है जो इसका भी काफ़ी उपयोग होता है। तो वो क्या है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p, कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर a के वर्ग संख्या है को विभाजित करती है या करता है, तो ये p उस वर्ग संख्या के वर्गमूल यानी a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया a को भी विभाजित करेगा। यानी 5 है वो 625 को विभाजित करता है। 625 क्या है, 25 का वर्ग है। 5 625 को विभाजित करता है तो 5 उस 625 के वर्गमूल यानी 25 को भी विभाजित करेगा। तो 5 का 625 में भाग जाता है, हम देख लेंगे, 125 बार गया, और 5 का इस 625 का वर्गमूल 25 में भी 5 भाग जाता है 5 बार। तो ये एक प्रमेय है, सर्वसिद्धि है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न है वो खाली रिक्त स्थान का आ सकता है। कैसे, ऐसे मल्टीपल चॉइस का होगा, परंतु इसको हमने ऐसे बना रखा है। यदि 3 441 को विभाजित करता है, यदि 3 441 को विभाजित करता है तो 3 खाली जगह, ये खाली जगह विभाजित करेगा। खाली जगह में क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस दे दिया। तो हम यह देखें 441 एक वर्ग संख्या है, उसका जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करते हैं 441 का, तो वो कितना आया 21। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आया 21। और हम देखें 21 में किसका भाग जाता है, 21 में 3 का भाग जा रहा है। बाकी किसी ये जो वर्गमूल 441 का होगा नहीं, 21 वर्गमूल है तो उसमें भाग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अंतिम जो बात है वो अब आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। हालांकि संभावना नहीं है आने की ब्लूप्रिंट के अनुसार, फिर भी अगर ब्लूप्रिंट का वोलेशन होता है और प्रश्न आ जाए तो आपको ये प्रश्न आपको तैयार रखना है। और तैयार रखने के लिए केवल एक फ्रेम मैंने इसको बना रखी है, उस फ्रेम में केवल संख्या का लिखना है, ये संख्या लिखनी है, बाकी आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या है, ये अप्रिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण से संबंधित है कि कोई अप्रिमेय संख्या है उसको हम अप्रिमेय सिद्ध करें तो कैसे सिद्ध करें। तो हमने तो अप्रिमेय संख्या है काम में नहीं, हम तो ज़्यादातर काम परिमेय संख्या में ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी अप्रिमेय को परिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको परिमेय मानेंगे और मानकर फिर लास्ट में सिद्ध कर देंगे ये परिमेय है ही नहीं। तो परिमेय है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, वो अप्रिमेय ही होगी। तो ऐसा हमें करना है। तो हमने क्या मानेंगे, हम उसको मानेंगे, माना कि ये जो √2 है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम इस √2 को क्या मान लेंगे, ये बराबर नहीं है यहाँ पर, ये √2 को हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे और लास्ट में हम सिद्ध कर देंगे ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अप्रिमेय होगा। अब √2 को हमने परिमेय मान लिया
तो परिमेय मानते ही क्या हो गया कि परिमेय में संख्या क्या होती है, p बटा q रूप में होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q रूप में। तो इस रूट 2 को हमने p बटा q के बराबर लिख दिया। और p और q क्या होती है कि p और q परस्पर अभाज्य होती है, यानी इनमें किसी दूसरी संख्या का, किसी एक कॉमन संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता। परस्पर अभाज्य मतलब जैसे आ गया 1 और 2 या 3 और 4, क्या ये आपस में कटती है क्या किसी अंक से? नहीं कटती, अंतिम बार कटी हुई है। मान लो ये आ गया 4/6, ये तो क्या है, ये अभाज्य है, ये परस्पर अभाज्य नहीं है। ये परिमेय जरूर है पर परस्पर अभाज्य नहीं है, ये आपस में कट रहे हैं क्यों, 2/3, 2 का बड़ा भाग जा रहा है। तो ये जो आंसर आया लास्ट वाला ये परस्पर अभाज्य है। 4 और 6 परस्पर अभाज्य नहीं है, 3 और 4 परस्पर अभाज्य है। तो इस प्रकार ये जो परिमेय संख्या होती है वो परस्पर क्या होती है, अभाज्य होती है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो हम देखेंगे कि ये p और q परस्पर अभाज्य हैं, और क्या होते हैं, p और q क्या होते हैं, पूर्णांक, यानी प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। परंतु q क्या है, जीरो नहीं है। q जीरो नहीं है, बाकी और कुछ भी हो सकता है, p जीरो भी हो सकता है। तो ये चीज़, ये लाइन लिखनी जरूरी है। ये लाइन परस्पर अभाज्य नहीं है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। तो इसका रूट 2 का वर्ग हट गया, वर्गमूल हट गया, 2 आ गया, उधर p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। 2 को हम q स्क्वायर से गुणा कर देंगे तिरछा, तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आ गया है। अब इस 2 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। हम क्या करेंगे, ये जहाँ 2 हमारे पद आए, एक p और q, अंश और हर, हम कह रहे हैं दोनों परस्पर अभाज्य हैं। हम क्या करेंगे, दोनों में है किसी एक अंक का भाग देंगे। हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि दोनों में किसी एक ही संख्या का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हमने p को लें, तो हमने क्या, यहाँ ये 2 गुणा में था क्योंकि इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो p स्क्वायर बटा 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर में क्या है, 2 का भाग जा रहा है। p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो p स्क्वायर 2 से विभाजित, अभी हमें पढ़ी थी कि कोई वर्ग संख्या किसी अंक संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। तो p स्क्वायर का वर्गमूल p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब वो विभाज्य कितनी बार हो रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है, तो वो हम लिखेंगे p का भाग है वो कितनी बार जा रहा है, p में किसका भाग जा रहा है, 2 का, और कितनी बार जा रहा है, मान लो c बार जा रहा है। कितनी बार मान लिया, c बार, तो p बराबर 2c हो गया। वर्ग करेंगे इसका, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4c स्क्वायर हो गया। हमने इसको समीकरण 1 माना था ऊपर, ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 में जो p स्क्वायर था उसको आप रिप्लेस कर देंगे। तो p को हमने रिप्लेस किया तो q स्क्वायर बटा बराबर क्या हो गया, p की जगह 4c स्क्वायर बटा 2। अब ये 4 में ये 4 है, ये कट रहा है आपस में ये 2 बार, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। अब इस 2 को वापस किधर किसके नीचे ले आए, q के नीचे ले आए, क्योंकि हमें उधर p को विभाजित कर दिया। अब किसको विभाजित करेंगे, q को, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, q स्क्वायर बटा 2। यहीं से वही चीज वापस आ रही है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हमने यहाँ देखा, क्या देखा कि संख्या 2 है वो p में भी भाग दे रही है और q में भी भाग दे रही है, यानी p और q का क्या है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। दोनों में p में भी 2 का भाग जा रहा है, q में भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। और यानी p और q परस्पर अभाज्य नहीं। हमने शुरुआत में कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, p और q परस्पर क्या है, ये हम लिखा था कि p और q क्या है, ये परस्पर अभाज्य है। तो ये बात हमने वहाँ शुरुआत में लिखी थी। अब वहाँ ये तय हो गया कि p और q में तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी परस्पर अभाज्य नहीं है, दोनों परस्पर अभाज्य नहीं है, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है। क्या एक तरफ तो हम तो कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये अभाज्य है, परस्पर अभाज्य भी नहीं है। तो दोनों कैसे हो सकता है, तो दोनों कैसे हुआ, तो ये एक विरोधाभास हुआ। और ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा क्या था, गलत था, इसके कारण ये विरोधाभास हुआ। तो जब हमने ये माना कि ये कि √2 एक परिमेय संख्या, वो गलत सिद्ध हो गया, तो गलत सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब क्या, √2 क्या होगी,
एक परिमेय नहीं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि कोई भी संख्या जो अपरिमेय है उसको अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ अगर कोई ऐसा ही दूसरा प्रश्न जैसे आ गया, एक उदाहरण आ गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो फ्रेमवर्क था उस फ्रेमवर्क में केवल मान रखना है 2 की जगह 5, जहाँ जहाँ 2 दिखे वहाँ उसकी जगह 5 सेट कीजिए, और जहाँ 2 का वर्ग हमने लिया था 4, 2 का वर्ग हमने लिया था 4, वहाँ 4 की जगह क्या जाएगा, 5 का वर्ग 25। तो जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ 5 आ जाएगा, और जहाँ 2 का वर्ग 4 दिख रहा है वहाँ 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। बाकी सेम वही भाषा लिखनी है और इसको आपको याद करना है। तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर से लगभग सारे जो बिंदुओं को टच कर लिया है। एक छोटी सी बात और रह गई है, तो हम एक जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से भी कुछ प्रश्न आ सकता है कि कौन सी संख्या है वो अपरिमेय है। तो हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के रूप में लिखी होती है और उसका वर्गमूल होता नहीं है वो अपरिमेय होती है। जैसे √2, √3। अब अंडर रूट हमने 4 नहीं लिखा क्योंकि अंडर रूट 4 का हम निकालेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है, परिमेय है। तो जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या है। ये एक परिमेय एक पाई, इसको भी आप याद रखिए, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई का जो मान लेकर चलते हैं 22/7 वो परिमेय होता है, परंतु 22/7 मान वो पूरा नहीं होता, वो एक निकटतम मान होता है, सन्निकटन मान कहते हैं, फुल प्लेस मान नहीं है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आप ध्यान रखें विशेष रूप से। √6, √7, √8, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है 4/9, क्या ये एक परिमेय है या अपरिमेय? तो हम देखते हैं कि 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये एक परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब हम एक बात और देखें कि वो क्या है कि कोई संख्या परिमेय है या नहीं है, या परिमेय संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग की बात करें। तो हमने यहाँ कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग कर रखा है कि परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ें, कोई भी संख्या जोड़ दें, समान जोड़ दें, वही जोड़ दें, या कोई दूसरी जोड़ दें, तो हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या। यानी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ है हमेशा, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे √2 + √3 या √2 + √2 भी करें तो भी क्या होगा, ये अपरिमेय ही होगा, ये जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा अगला कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा दें तो भी अपरिमेय संख्या आएगी, और ध्यान रखना है कि वो समान नहीं हो। कि जैसे यहाँ √2 - √3 किया तो वो क्या है, अपरिमेय होगी। यहाँ अब √2 की जगह √2 - √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 परिमेय है। तो ये समान नहीं होना चाहिए, बाकी में समान नहीं होना चाहिए, जोड़ में हो सकता है। इसी प्रकार गुणा में भी है, समान अपरिमेय संख्या नहीं है तो उनका गुणा भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे ये रहा, और समान करेंगे, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल बच जाएगा 2। ठीक है, तो समान अपरिमेय संख्या है तो परिमेय हो सकती है, असमान अपरिमेय संख्या को गुणा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही रहेगा। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या में अगर किसी दूसरी अपरिमेय संख्या का भाग दें जो समान नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। और एक छोटी सी बात और है कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ बाकी गुणा भाग में लिख दें, चाहे वो एक परिमेय संख्या हो, जैसे 2 + √3 है, या 2 - √3 है, 2 √3 है, ये गुणा हो गया, और 2/√3, ये सभी यहाँ जोड़ है, ये भी अपरिमेय होगा, यहाँ बाकी ये भी अपरिमेय होगा, यहाँ गुणा है, ये भी अपरिमेय होगा, और ये भाग है, ये भी अपरिमेय होगा। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ बाकी गुणा भाग सारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो ये इस प्रश्नावली से हमने सारे बिंदुओं को टच किया है। आशा करूँगा कि आप सभी लाभान्वित होंगे। और ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं वो मैं वीडियो में है अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, अपने सुरक्षित भी रख सकते हैं, और आसानी से इसको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। आशा करूँगा कि मेरे वीडियो से आप लाभान्वित होंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक। और ये
बोर्ड परीक्षाएं जो 12 फरवरी से स्टार्ट हैं, उससे पहले पहले आपका 2 बार रिवीजन आप, मैं 1 बार करवा दूंगा, आप भले ही 2 बार कर सकते हैं। तो 1 घंटा एक चैप्टर के लिए आपका परफेक्ट गणितीय रिवीजन मेरे साथ होगा। धन्यवाद।